गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 29वीं वीडियो हमारी चल रही है और कंटिन्यू हम 8वीं प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों की बातें बताई थी, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये कोण जो है ना, इनकी परिभाषा कभी नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, परिभाषा भी अपने शब्दों में अगर आप लिख देते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर कि ये जो बातें मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर पे, उसको हम अपने क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके बेस पे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन तो अपना जो पैटर्न है उसी बेस पे आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को जो अभी परिभाषाओं में बताया गया, जो समझाया गया, उस चीज़ को हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, है ना। एक एक शब्द पढ़ते हुए, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को बहुत ज़्यादा आसान मानते हैं। और हालांकि खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये बहुत कठिन होता है, कठिन नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है ना। इस चीज़ को हम कठिन नहीं बोलते। कठिन में और कॉन्सेप्ट बेस में अंतर होता है। कठिन तो वो होता है जो किसी से भी नहीं हो, वो कठिन हो गया। मुझसे भी नहीं हो, आपसे भी नहीं हो, किसी से नहीं हो, तो वो चीज़ कठिन है। लेकिन ये चीज़ कठिन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस है। ये कुछ बच्चों से हो जाएगी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, रटने पे जा रहे हैं। रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। अब देखिए, लाइन वाइज हम पढ़ रहे हैं, चित्र बनाएंगे, चित्र बना के सारी चीज़ों को समझिए और समझने के बाद हम इसको काम में लेते हैं। अब एक चीज़ और थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं मैं इसका, कि इस पूरी प्रश्नावली के अंदर, 8वीं पूरी प्रश्नावली के अंदर अभी फ़िलहाल की कंडीशन के आधार पे बता रहा हूँ, फिर अभी तो और भी कंडीशन बदलेंगी। यहाँ पर हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों बनेगा? अब कई बच्चे पूछ लेते हैं मुझसे कि भाई क्यों बनता है ये। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर पे, 28वें लेक्चर पे लास्ट में हमने बात की थी कि जब हम उन्नयन कोण बना रहे थे तब भी तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना था। क्यों बन गया था वो आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया था। जब हमने अवनमन कोण के बारे में बात की, अब भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है अवनमन कोण, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो अवनमन कोण के बारे में हमने बात की, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, चित्र बनाया एक, तो वो चित्र बनाया तब भी तो समकोण त्रिभुज ही बन रहा था, है ना। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब हम अवनमन कोण या उन्नयन कोण, दोनों कोणों की बात करते हैं, तो हमेशा चित्र कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है, कई जने ऐसे भी याद रख लेते हैं कि भाई इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने के कारण भी यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बाद में हो रहा है, पहले चित्र बन रहा है, ठीक है। पहले चित्र बना, सिचुएशन हमको दे रखी है किताब में, जो भी प्रश्न होगा उसके आधार पे सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के आधार पर आप एक चित्र बनाते हैं। तो चित्र पहले बन रहा है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से इसका कोई संबंध नहीं है। हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है इसलिए ऐसा बना। लेकिन चित्र क्यों बना वो मैंने आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों में बताया है, तो उसका बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको। तो हमेशा ये बनेगा, पहली बात तो ये हो गई, है ना। ये एक याद करने का तरीका भी हो सकता है कि भाई हमेशा आपको समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। दूसरी बात है कि यहाँ पर 95% क्वेश्चंस पे tan थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 95% क्वेश्चंस पर, 5% छोड़े मैंने भी, है ना, उसमें साइन की भी पूछ लेता है, कभी कॉस की भी पूछी गई है कई क्वेश्चंस पे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या होंगे? tan के ऊपर बेस होंगे। अब tan थीटा की कुछ वैल्यूज़ हैं, वो आप याद कर लीजिए। देखिए, जो कॉन्सेप्ट पिछला था मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, 28वें लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि दृष्टि रेखा की बात की थी हमने वहाँ पे। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट समझिए सारे। जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करें और फटाफट क्वेश्चन कर दें और कंप्लीट कर दें, ये हमारा टारगेट नहीं है। दृष्टि रेखा की बात की है, दृष्टि रेखा एकदम सीधी होती है, आँखों की दिशा में। आपने दीवार पर नज़र डालिए, तो जहाँ से आप दीवार को देख रहे हैं तो वो एक काल्पनिक रेखा मान लीजिए, वो दृष्टि रेखा है, सही है। तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए दीवार पे कील गड़ी हुई है और वो कील बिल्कुल आपकी आंखों की दिशा पे गड़ी हुई है ना, तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, जो सीधी रेखा आती है वो क्षैतिज भी तो कहलाती है। अगर आंखों को ऊपर नीचे करेंगे तो क्षैतिज रेखा सीधी होगी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बराबर चल रही है, दोनों एक साथ चल रही हैं। जब एक साथ चलेंगी तो उनके दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण बनता है तो इस प्रकार का कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब आप 0 डिग्री बना रहे हैं
तो जैसे यहाँ पर आप हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एक कील गड़ी हुई है, तो क्षैतिज रेखा भी यही बन गई, दृष्टि रेखा भी यही बन गई। कोण कितने डिग्री का आया? 0 डिग्री का, और tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर तो त्रिभुज बना ही नहीं। बना क्या? नहीं बना। ना तो आँख ऊपर उठी ना नीचे गई। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये नहीं है, कभी भी किसी भी जगह पर आपको tan 0 डिग्री का मान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोण का नाम क्या था? उन्नयन कोण, आँखों को ऊपर करना है। अवनमन कोण, आँखों को नीचे करना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं ना हमारे पास, आँखों को ऊपर करना है उन्नयन कोण, आँखों को नीचे करना है अवनमन कोण। आँखें सीधी थोड़ी रखनी है, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को एक जगह पे नहीं रखना है। तो इसलिए हमें कभी भी tan 0 का कोई मान नहीं प्राप्त होगा। बाकी tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मिलता है tan 30 डिग्री। सही है, मिल सकता है, क्योंकि 30 डिग्री पे आँखों को ऊपर उठाना है। अब ये नहीं है कि आप भाई फुट चांदा लेके नापने लग गए, वो तो एक अंदाज़ा होता है इतना कि tan 30 का मान है, मतलब आँखों को आपने 30 डिग्री ऊपर उठा दिया, है ना। दृष्टि रेखा यूँ जा रही है, अब ये जो दृष्टि रेखा सीधी जा रही है इसको आप ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, तो 30 डिग्री ऊपर उठाया, आँखों को 30 डिग्री ऊपर किया। तो जब 30 डिग्री ऊपर करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये तो दृष्टि रेखा है। अभी आप सामने देख रहे हैं, है ना, दीवार पे सामने की तरफ देख रहे हैं। अब आपको कोई ऊपर चीज़ जाती हुई दिख गई, कोई पक्षी दिख गया, कोई हवाई जहाज दिख गया, तो आपने आँखों को ऊपर उठाया, 30 डिग्री ऊपर उठाया, तो ये क्षैतिज रेखा बन गई, ये दृष्टि रेखा बन गई, दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो हमें tan का अगर यूज़ करना पड़ जाए, जरूरी नहीं कि हर बार tan का हो, साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ 95% बार, ये कॉन्सेप्ट में बार बार बोल रहा हूँ, 95% बार ऐसा होगा कि हमें tan की ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं tan की वैल्यूज़ पहले बता रहा हूँ आपको। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। फिर उसके बाद में अब इसी एंगल को और ऊपर उठाया, tan 45 डिग्री हो सकता है। tan 45 मतलब दृष्टि रेखा सामने है, आपको कोई वस्तु ऊपर देखनी है, तो आपने आंखों को कितना ऊपर किया? 45 डिग्री ऊपर किया। 45 डिग्री ऊपर करते हैं, मतलब इस तरह से, जैसे ये बन गया, 45 डिग्री ऊपर कर दिया। अब देखिए इसमें फ़र्क आ रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर, ये तो 30 है और ये 45 है, तो थोड़ा सा ऊपर हो गया इससे। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब ये मान मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको 6ठी और 7वीं प्रश्नावली नहीं कराई है, ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रश्नावली नहीं कराई, क्लास में तो कराई थी मैंने आपको, है ना। जिन बच्चों ने वो पूरी क्लासें अटेंड की हैं पहले, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो आपको यही वाली प्रश्नावली मैंने सबसे पहले कराई थी, ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो आप चाहें तो, जिनको याद होगा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको याद नहीं है वो थोड़ा सा अभी इस चीज़ पे देखेंगे, फोकस करेंगे, बाद में फिर हम इनको दोबारा कराएंगे। अब आता है नेक्स्ट कि 45 के बाद 60 डिग्री आ जाइए, ऐसे, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ की अभी फ़िलहाल। तो जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं कि जब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, कंप्लीट हो जाता है सब काम, तो 90 का आ सकता है क्या? अब आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा, क्या 90 आ सकता है? 90 आ सकता है क्या? 90 के लिए क्या बोला था? 90 का मतलब क्या होता है? 90 का मतलब ऐसे, अब आप अपनी पलकों को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि आपको सिर के ऊपर की चीज़ दिख जाए। पॉसिबल है? नहीं है ना, वही कॉन्सेप्ट है बस। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कल को कोई आपसे कोई भी सवाल पूछ ले तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि 0 डिग्री नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों नहीं मिलेगा? 0 डिग्री क्यों नहीं मिलता? कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों सेम हो गई, दोनों एक ही लाइन पे जा रही हैं, लेकिन हमारा कोण है, कोण का नाम है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। मतलब या तो हम आंखों को ऊपर उठाएंगे या हम आंखों को नीचे ले जाएंगे, यही तो मतलब होगा। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास आती है कि आंखों को हम ऊपर उठा रहे हैं, आंखों को हम नीचे ला रहे हैं, तो कोई ना कोई कोण जरूर बनेगा। लेकिन जर्नली अब ये नहीं कि भाई 30, 45, 60 का ही बनता है, हो सकता है 15 डिग्री का कोण बन जाए, है ना, हो सकता है 10 डिग्री का कोण भी मिल जाए। लेकिन 10th क्लास के लेवल पर वो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री इनके मान नहीं है हमारे पास। तो हम सारणी के बेस पे ही काम करते हैं, मतलब एग्जामिनर को ये भी पता होता है, बुक के अनुसार ही काम करेगा वो। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 3 के तो मान आपको देगा।
ये मान सही है, आंखों को आप इतना उठा सकते हैं, इतना भी उठा सकते हैं, इतना भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया 1090, तो 1090 का मान कितना होता है? अनंत हो जाता है ना। तो क्या आप आंखों को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि दृष्टि रेखा आपकी सीधी जा रही है और जो वो क्षैतिज रेखा सीधी जा रही है, दृष्टि रेखा एकदम सीधी हो जाए, एकदम सीधी हो जाए। करके देखिए आप, आंखों को इतना ऊपर उठाइए कि आपको छत पे जो पंखा लग रहा है या हमारे सिर के ऊपर कोई वस्तु है जो छत पे लगी हुई है, तो क्या इस तरह की कंडीशन हम कर सकते हैं? नहीं है ना पॉसिबल। करके देख लिया होगा आपने, नहीं कर सकते। तो 3 वैल्यूज़ मात्र हमारे काम की हैं, ये वाली, मात्र ये 3 वैल्यूज़, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ये बस हमारे काम की हैं, इसके अलावा और कुछ भी हमारे काम का नहीं है। ना तो हमें 0 डिग्री का कभी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ना हमें 90 डिग्री का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि भाई 0 से आगे बढ़ते ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यहाँ से उन्नयन कोण बनना शुरू हो जाएगा। 0 पे नहीं बन रहा है उन्नयन कोण, लेकिन अगर 1 डिग्री में आँख ऊपर उठ गई तो उन्नयन कोण शुरू हो जाएगा। 1 डिग्री से लेकर और हाईएस्ट जो जाती है लगभग हमारी 60-75 के आसपास तक आँख उठ सकती है। थोड़ा सा कोशिश करके देखिएगा तो कह सकते हैं 70 के आसपास, 75% के आसपास हम आँखों को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं उठा सकते, है ना। 85 डिग्री नहीं उठा सकते क्योंकि लगभग वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हैं सारे, अब ये समझ में आ गए होंगे आपको। दूसरी बात, एक चीज़ और यूज़ होती है कि कई जगह पर √2 आएगा, जैसे साइन की वैल्यू आई कोई या कॉस की वैल्यू आ गई, किसी जगह पर हमें √2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई, तो वो √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होगी? 1.414। और √3 जहाँ पर भी आएगा, अगर उसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो 1.732। ये 2 वैल्यूज़ आप याद रखिए और इन वैल्यूज़ के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आंसर में √3 पे ही छोड़ देते हैं, या कई बार ऐसा भी आंसर दे देता है कि भाई इनको आगे सॉल्व करिए, तो आप वैल्यूज़ डालेंगे और जो भी गुणा भाग होगा वो करेंगे उसमें, है ना। तो ये चाहें तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, अब मिटा देता हूँ इसको। इसके बाद अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि एक बार आपको काम करना है, चीज़ों को पहले पढ़ना है, समझना है, चित्र बनाना है, और चित्र बनाकर ये समझने की कोशिश करिए कि क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है ना, 3 भुजाएं होती हैं। तो वो 3 में से 2 भुजाओं के बारे में बात करेगा इस प्रश्नावली के अंदर, कि 3 में से 2 भुजाओं के बारे में बात करेगा। 2 भुजाएं हमको दी जाएंगी और 30 मतलब 1 भुजा के बारे में बात करेगा, 1 भुजा हमको देगा कि भाई निकालो इसको। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विविध बना के दे रखी है, मतलब एक ही प्रश्नावली है, तो इसमें जो भी 20-21 सवाल हैं उनको देखते हैं। कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र, ये जो इसकी जो भाषा है, भाषा को पढ़ के पहले चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। एक ऊर्ध्वाधर, है ना, 2 शब्द आएंगे। अब ये देखिए, ये थोड़े से साइंस से भी संबंधित है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैथ और साइंस बहुत ज़्यादा क्लोज चलती हैं। तो क्लोज क्यों चलती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो वर्ड्स निकल के आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज़रूर को-रिलेटेड होते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा पास का रिलेशन होता है इनका। एक वर्ड है ऊर्ध्वाधर, जिसे हम वर्टिकल कह देते हैं, है ना। ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोल देते हैं? वर्टिकल। और एक होता है क्षैतिज, ये होता है क्षैतिज। और क्षैतिज यानी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 2 शब्द हैं हमारे पास, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्षैतिज होता है सीधा, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे एक्स अक्ष बोल सकते हैं आप, जैसे एक्स अक्ष चलता है ना यूँ सीधा, तो उस तरह से, जिसको आड़ा बोल सकते हैं अपन कि भाई आड़ा है ये। और ऊर्ध्वाधर होता है खंबा, स्तंभ। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए कोई सी भी, कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है? स्तंभ होता है, खंबा बोलते हैं ना। खंबा कैसा होता है? सीधा खड़ा होता है।
तो जमीन के साथ में जो खंबा है वो सीधा खड़ा होता है, तो वो स्तंभ होता है, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, है ना। तो खंबा कैसा हो गया, ऊर्ध्वाधर सीधा, और क्षैतिज कैसा है, पड़ा हुआ। खंबा गिर गया नीचे तो कैसा हो गया, अब क्षैतिज हो गया वो, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स भी कई जगह मिलेंगे हमको। अब हमसे कहा गया कि एक खंबा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब एक खंबा सीधा खड़ा है, जमीन पर खड़ा है वो खंबा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद खंबे की परछाई है, एक खंबा है, खंबे की परछाई, सूरज यहाँ पे है, मान लीजिए इस जगह पे है, तो खंबे की जो परछाई है वो इधर ही तो गिरेगी, या सूरज यहाँ पे है, इस तरफ है, तो खंबे की परछाई इधर गिरेगी, नीचे आएगी ना जमीन पे। खंबे की परछाई, हमारी परछाई कहाँ बनती है, हम सड़क पे चल रहे होते हैं, धूप पड़ रही है, तो हमारी परछाई कहाँ मिलती है हमको, सड़क पे आगे की तरफ। अगर सूरज पीछे है तो आगे की तरफ मिलेगी, सूरज अगर हमारे आगे चल रहा है तो परछाई पीछे मिलेगी, लेकिन परछाई बन कहाँ रही है, ज़मीन पे बन रही है। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पर सूरज है, ये खंबा है, तो इसकी जो परछाई है वो यहाँ बनी नीचे। बात समझ में आई। अब देखिए चित्र बन रहा, धीरे धीरे चित्र बनता जा रहा है। फिर बोलता है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी जितना खंबा है, जितने खंबे की ऊंचाई है उतनी ही उसकी परछाई की लंबाई है, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब दो भुजाएं तो आ गई, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसको मिला देते हैं भाई, कर्ण बन गया। अब देखिए आप अपने आप समकोण त्रिभुज तैयार हुआ, बन गया ना भाई। खंबा आपने आज तक, मैं तो नहीं समझता कि कहीं ऐसा खंबा देखा होगा कि साहब ऐसा खंबा लगा हुआ है, बिजली वाले आए और ऐसा खंबा लगा दिया टेढ़ा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो इस तरह का खंबा नहीं होगा। खंबा कहाँ मिलेगा आपको, सीधा बिल्कुल। तो स्तंभ है ऊर्ध्वाधर, ये जरूर थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में आपको ये सीधा, आड़ा, खड़ा, पड़ा ये नहीं मिलता। कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो किताबी ज्ञान पर आधारित होते हैं, तो वो फिक्स वर्ड हैं ये, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, और साइंस में तो आती ही रहती है। खैर, अब उसने ये कहा कि भाई ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये और ये बराबर है ना। तो इसकी जो लंबाई है इसको हम h मान लेते हैं, h मीटर है मान लीजिए, और ये भी कितना होगा, फिर ये भी h मीटर होगा, सही है। और पूछा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, कोण की बात कर रहा है। अब ये कोण नहीं लेंगे आप, ये वाला क्यों नहीं लेंगे, ये कोण नहीं लेंगे, कारण भाई पाइथागोरस प्रमेय तो सीधी सीधी बन रही है। जब आप समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये तो दुनिया जानती है, ठीक है। तो इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। दूसरी बात, क्या इस कोण के बारे में बात होगी, बताइए, इस कोण के बारे में बात होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच में कोण बनता है। तो ना तो ये दृष्टि रेखा बन रही है, ना ये क्षैतिज रेखा बन रही है, क्योंकि 90 डिग्री का मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट आप ऐसे जैसे सीधे खड़े, तो क्या आप अपने पैरों को देख सकते हैं क्या, आंखों को नीचे करिए, पैर देखिए, पॉसिबल है। कोई व्यक्ति अगर ऊपर खड़ा है और वो सीधा देख रहा है ऐसे करके, आंखों को झुका तो सकता है, वो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे झुका सकता है, लेकिन क्या अपने पैर देख सकता है क्या, बिना गर्दन हिलाए। गर्दन नहीं हिलानी है ना, सीधा सीधा देख रहे हैं, गर्दन को एकदम स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सीधा सामने देख रहे हैं, आंखों को नीचे करिए, आंखों को नीचे करके अपने पैर दिखेंगे क्या आपको, कभी भी नहीं दिखेंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आप यहाँ से खड़े होकर इसको नहीं देख सकते, है ना, क्लियर बात ये। तो इसके बारे में भी नहीं पूछा गया। एक जर्नली रूल हमारा बनता है कि जब उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति नीचे है और ऊपर देख रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 28वें लेक्चर पे बताया है सारा। अगर कोई बच्चा नहीं देख पाया है उसको, तो एक बार पहले उसको देखिए, फिर इसको समझ में जल्दी आ जाएगा ये वाला, कि अगर उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो इसका मतलब आप नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और उस कोण को हमने क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए कौन सी दो भुजाओं के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में लंब परपेंडिकुलर है क्या चीज़, AB, और AB का मान किसके बराबर है, h मीटर। ये माना है ना, दिया नहीं है उसने, मान लिया आपने। और इसी तरह से आधार कितना है, BC, और ये कितना है, ये भी h मीटर है, ये भी माना गया है, ठीक है भाई, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, पूछा क्या है, थीटा, कोण पूछ रहा है। तो कौन सी दो भुजाएं हमको दी हैं, लंब और आधार,
तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, उसमें एक लाल बटा कक्का करके फॉर्मूला आया था, है ना। तो लाल बटा कक्का एक कक्का वो एक फॉर्मूला आया था, लाल बटा कक्का। अब इसमें देखिए कि लंब और आधार दोनों कौन से थीटा में आते हैं। तो लंब और आधार जब हम बात करते हैं तो कौन से थीटा में आ रहे हैं, वो tan थीटा में आ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ऐसे लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ डालिए, तो tan थीटा बराबर लंब की जगह पर AB और A की जगह पर BC, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद में tan थीटा बराबर H बटा H, दोनों की वैल्यूज़ डाल दी। AB का मान भी H मीटर है ना, और BC का मान भी H मीटर है, दोनों की वैल्यूज़ हमने रख दी। H से H कैंसिल हो जाएगा और क्या बचता है 1। भाई दोनों कट गए ना, H का पढ़ा आता होगा आपको, H एकम H, वही वाला, वही सिस्टम है। तो इसको 1 कर दिया। अब ये जो 1 है कितने डिग्री पे आता है, मैंने यही लिखा था अभी साइड में। आपको 3 वैल्यूज़ याद रखनी है, 30 डिग्री की, है ना, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की, बस। इससे आगे आपको याद नहीं रखना है। तो ये 1 जो था कितने डिग्री का मान था, ये 1 था tan 45 डिग्री का मान, लिखा था ना मैंने इधर साइड में। इसको मिटा देता हूँ मैं 36-32 को। अब देखिए, तो tan 45 हो गया। अब tan से tan कैंसिल होता है, जब tan से tan कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मीन्स क्या हुआ कि सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का था, 45 डिग्री का। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और किसी खंबे की लंबाई और उस खंबे की परछाई दोनों बराबर हैं, तो व्यक्ति जब ऊपर की तरफ देखेगा यानी सूर्य को देखेगा, तो सूर्य के साथ उसकी दृष्टि रेखा का कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ और मैंने इसमें काफ़ी डिटेल बताई हैं। इन चीज़ों को आप समझ के करिए, रट के नहीं करना है। और बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये आसान भी हैं, काफ़ी आसान है अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले भाषा को पढ़ के चित्र बनाना है, चित्र बना के इनकी वैल्यूज सेट करनी है। फिर हमें देखना है कि अगर लंब और आधार के बारे में बात करेगा जब, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर उसने लंब और कर्ण के बारे में बात की, देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण sin थीटा बनता है ना, ये तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि अगर लंब और कर्ण के बारे में बात की, यानी लंब दे दिया, कर्ण के बारे में पूछ लिया, या कर्ण दे दिया, लंब के बारे में पूछ लिया, तो sin थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरीके से अगर आधार और कर्ण के बारे में बात करता है कि आधार दे दिया, कर्ण पूछ लिया, या कर्ण दे दिया, आधार पूछ लिया, तो फिर हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका लगा देंगे, cos थीटा का। फिर लंब और आधार आ जाता है। लंब और आधार मतलब वही दो चीज़ें हैं हमारे पास कि अगर लंब और आधार में से किसी एक को दे दिया, लंब को दे दिया, आधार पूछ लिया, या आधार दे दिया, लंब को पूछ लिया, या दोनों दे दिए, थीटा पूछ लिया, है ना, ऐसा भी तो कर रहा है ये। तो इस तरह से हम 3 फॉर्मूले बस यूज़ करेंगे। तो इसमें हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन कॉट का, सेक का, कॉसेक का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि अगर हमसे कर्ण और लंब के बारे में बात कर रहा है, कर्ण दे दिया, लंब पूछ लिया, तो भी हम sin थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कि भाई हम कॉट का नहीं लगा सकते, क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक का लगा सकते हैं, कॉसेक का लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यही लगाएं जो सीधे सीधे चल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। नोट करिए इसको। फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर अपना। सेकंड क्वेश्चन, अब कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। क्वेश्चंस के जो जितने भी डिटेल्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ सब। नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, बहुत बार बोल रहा हूँ कि जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ जाता, क्वेश्चन का चित्र नहीं बन जाता सही, क्वेश्चन सही नहीं होगा। एक मीनार, मीनार कैसी होती है, सीधी होती है ना, मीनार सीधी खड़ी होती है ना, पीसा की झुकी मीनार नहीं है बस वो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना टेढ़ा मेढ़ा, तो वो बोलेगा पीसा की मीनार, पीसा की मीनार तो झुकी हुई है, ऐसी है वो। लेकिन ये कैसी है, अपनी नॉर्मल मीनारें कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार के पैर के बिंदु से, संस्कृत वर्ड यूज़ कर दिया, तो मीनार के पैर से, मीनार के पैर नीचे की तरफ होंगे 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पर क्या आ गया भाई, उसके शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार का शिखर ये रहा, है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी उसके पैर के बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है,
यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से उसके शिखर का, शिखर ये रहा ऊपर की तरफ, उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री। आप देखिए आगे ना 60 डिग्री, मैंने बोला था आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस 3 के बारे में बात होगी, तो 60 डिग्री आ गया। फिर क्या पूछा, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई। अब मीनार कहाँ है, ये रही मीनार, ये है, और दिया क्या है आपको, ये दिया है, तो समकोण त्रिभुज बन गया, क्लियर। तो इसका नाम हमने रख दिया A, इसका रख दिया B, इसका नाम रख दिया C। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में लंब बराबर AB। अब AB का मान दिया ही नहीं है तो इसको हम H मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यह मान लिया H मीटर माना। उसके बाद ये आधार, और आधार, आधार क्या है BC, और BC क्या है 100 मीटर, ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है। और थीटा भी दिया हुआ है आपकी बार, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब आप बताइए कौन सा थीटा यूज़ होगा, साइन थीटा यूज़ होगा, कॉस थीटा यूज़ होगा, या टेन थीटा यूज़ होगा, क्या होगा, कौन सी दो भुजाओं के बारे में बात कर रहा है वो, तो लंब और आधार के बारे में बात कर रहा है। जब लंब और आधार के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब टेन थीटा की बात कर रहा है। तो टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है लंब बटा आधार, ऐसे भी लिख सकते हैं, या L बटा A लिख लेना, एक ही बात है। अब इसमें मान रखिए, तो टेन थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, लंब की जगह पे क्या है H मीटर, आधार की जगह पे क्या है 100 मीटर, ठीक है। अब √60 का मान, वो 60 का मान मैंने आपको अभी लिखवा दिया था, पहले ही लिखवा दिया। 3 ही मान तो याद करने हैं, tan 30 का, tan 45 का और tan 60 का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो tan 60 का मान क्या होगा, √3, h अपॉन 100 है, h अपॉन 100 हो गया। 100 को आप इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो h बराबर √3 इंटू 100 हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 100√3। अब यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन के सवाल है ये, तो इस ऑप्शन के सवाल में 100√3 मीटर ये आंसर मिल रहा है हमको, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल पेपर में आ जाता है तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि भाई यहीं छोड़ देना है, ऑप्शन थोड़ी आते हैं पेपर में। तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और मैं आगे कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये प्रोसेस चलेगा। √3 की वैल्यू बताई थी मैंने, अभी बताई थी ना आपको। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 इंटू 100 हो गया। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 100 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा h इक्वल टू, यहाँ 2 0 आ रहे हैं, 2 0 का मतलब ये जो पॉइंट है ना 2 पीछे सरक जाएगा, तो 173.2 मीटर यानी 173.2 मीटर इसका आंसर होगा। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई होगी 173.2 मीटर, ठीक है। या ऑप्शन के आधार पे हम काम कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये नोट करिए। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कर लिया, पॉज कर लिया करिए, या बार बार बोलता हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट लेते हैं या पॉज करते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे पे आ जाइए। अब देखिए इसको पढ़िए एक बार। 15 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी है ना। अब सीढ़ी सबके घर में होती है, नसेणी, जिसको हम अपनी भाषा में बोल देते हैं नसेणी है। तो नसेणी आप जब भी लगाते हैं किसी दीवार पर तो तिरछी रखते हैं, उसको रखते हैं ना भाई। जैसे मुझे इस दीवार पर यहाँ पे नसेणी लगानी तो मैं ऐसे ही तो रखूँगा इसको नीचे, या बिल्कुल सीधी कर दूंगा, ऐसे सीधी थोड़ी रखी जाएगी, दीवार के साथ चिपका के थोड़ी रखी जाती है, थोड़ी सी दूर रखी जाती है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये आया, दीवार के शिखर तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है। पहले तो मैं चित्र बना लेता हूँ ये, क्योंकि अब ये तो बनेगा ही, तो सबको पता है। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर की लंबाई होगी। एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर के बारे में बता चुका हूँ, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, वर्टिकल होगा तो ये वाला होगा, है ना। ऊर्ध्वाधर दीवार
इस दीवार की बात हो रही है। शिखर ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, मतलब कोई दीवार है और उस पर हमने सीढ़ी लगा दी ऐसे, तो वो एकदम ऊपर तक, शिखर तक, जहाँ तक दीवार है ना वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान देना, जल्दबाजी में किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ था, बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन। सीढ़ी किसके साथ कोण बना रही है? जमीन, एक सिरा तो जमीन पे टिक रहा है, ठीक है, और एक सिरा दीवार पे टिक रहा है, तो सीढ़ी ने कोण किसके साथ बनाया? देखिए कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है, सवाल क्या दे रहा है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन के साथ नहीं बना रही है। ठीक है, यहां ध्यान रखना। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब हमें ये निकालना है, इसको हम एच मीटर मान लेते हैं, यहां तक ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहा है? लंब के बारे में। और ये किसके बारे में, ये क्या दिया गया है? ये कर्ण दिया गया है, ये कर्ण दिया गया है ना। तो थोड़ा सा स्पीड से करिए इसको, ये 90 होता है, इसके बारे में आपको बात करनी नहीं है। तो हमें तो चाहिए ये वाला, उन्नयन कोण की बात हो रही है। उन्नयन कोण होगा तो ऊपर की तरफ का कोण होगा, इस कोण को हम यूज़ नहीं करेंगे। इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो 30 डिग्री आएगा, है ना। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, नहीं तो ये वीडियो स्किप हो जाएगी। तो हम दोबारा इसको ऐसे लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में लंब का मान दिया गया है, लंब बराबर AB, और AB का मान है h मीटर, ये माना गया है। और इसी तरीके से कर्ण दिया है, अब की बार कर्ण है AC का मान है 15 मीटर और ये दिया गया है। फिर थीटा का मान है, थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री लेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसका मान रख देंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब h बटे और 15 हो जाता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है सबको? साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू हो गई, यहाँ लिख देते हैं इसको, 1/2 बराबर h बटे 15 हो गया। इसको हटा के इधर भेज दिया तो h बराबर 15/2, यानी 7.5 मीटर, है ना। ये इसकी दीवार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो पे।